हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज आओ कुछ नया सीखो में जो हम लेके आए हैं चर्चा जिस विषय के ऊपर, वो विषय है सीडीडी यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में किस प्रकार से हम लोग एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करते हैं। सीडीडी में मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लोन की फाइल में लगते हैं वे ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है, जो परिप्रेक्ष्य है, जो आइडियोलॉजी है, वो सीडीडी के साथ है। यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के द्वारा हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म को अगर हम लोग उसमें प्रोसीड करते हैं, यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में प्रोप्राइटरशिप फर्म के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम यहाँ पे एकत्रित करेंगे या जो कंसिडरेबल हैं। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस यानी कि जब हम किसी कस्टमर से मिलते हैं या हम उसकी कोई जानकारी इकट्ठी करते हैं तो उसके जो ड्यू डिलिजेंस है, उसकी जो सिक्योरिटी प्रिक्योरमेंट है, जो यानी कि केवाईसी के अंतर्गत आती है, कि उसके लिए हम क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें जो हमें उस फर्म, उस इकाई या उस पर्सन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सके कि आपका कस्टमर जो आपसे कोई सेवाएं या किसी भी प्रकार के कोई लोन, अकाउंट्स या कोई भी सेवाएं लेने आता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्रमानुसार कौन कौन से हो सकते हैं जिसके पढ़ने से या जिसके होने से आप उस कस्टमर, उस फर्म, उस कंपनी या कोई भी इकाई या यूनिट उसके बारे में सारी सटीक इंफॉर्मेशन ले सकें। यही कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है। यानी कि उसके बारे में आपको जो जानकारी, उसकी शख्सियत, उसकी जो भी आप जानना चाहते हैं कि वो है क्या, इस बारे में वो सारे डॉक्यूमेंट उसके बारे में सारे व्याख्यान करते हो। और अगर अलग शब्दों में समझें तो किसी भी यूनिट, व्यक्ति या इकाई के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स उसकी पूरी परिभाषा देते हैं कि वो क्या है, उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कहां से वो बिलोंग करता है, ये सारी जानकारियां कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के द्वारा उन कागजों से, उन प्रमाण पत्रों से मिलती है। इसमें केवाईसी भी आते हैं, इसमें फाइनेंशियल्स भी आते हैं, इसमें उसका बैंकिंग बिहेवियर यानी कि बैंकिंग भी आती है। इस चीज को और तरीके से समझने के लिए हम स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे चल के इस बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ड्यू डिलिजेंस के लिए काम आते हैं। स्लाइड पे चलने से पहले एक निवेदन कि प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको किसी विषय में या इसी विषय में और कोई जानकारी या किसी भी और प्रदत्त आपको कुछ जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वो जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि सीडीडी प्रोसीजर के अंतर्गत हम लोग एकल फर्म यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं। तो आ गए हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे सीडीडी मेजरमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो प्रोप्राइटरी फर्म के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है जो यहाँ पे हम लोग सीडीडी के प्रोसीजर में यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में इंडिविजुअल्स प्रोप्राइटर के लिए जो जो हम लोग डॉक्यूमेंट फिगर आउट करेंगे वो क्या क्या है। यहाँ पे जो भी हम लोग अब एक डॉक्यूमेंट्स, एक लिस्ट अभी जो शेयर करेंगे उसमें कोई भी दो डॉक्यूमेंट, एटलीस्ट कोई भी दो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट है, या फिर उसी के समकक्ष कोई ई डॉक्यूमेंट इक्वलेंट टू दैट, कोई ई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा प्रूफ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के लिए, या फिर उस प्रोप्राइटरी के नाम पे या फिर उस इंडिविजुअल के नाम पे कोई भी दो डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट क्या है वो हम लिस्ट से समझते हैं। सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी कोई भी फर्म है, उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, चाहे वो लेबर सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, वो सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फर्म का यानी कि कोई भी आपका लेबर सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्विस जो भी सर्टिफिकेट है वो भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन से यहाँ पे सर्टिफिकेट आपकी फर्म के रजिस्ट्रेशन का ही है। इसके साथ जो कोई भी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, अगर आप एमसीडी की साइट पे या जिस भी दिल्ली में शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की साइट पे जाके आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जो कि वहाँ की जैसे दिल्ली में एमसीडी करती है, आप एमसीडी की साइट पे जाके शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पे जाके आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं।
या फिर आपका कोई और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपके उद्यम को, आपकी एकल यूनिट को, प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर्ड आपने कहीं पे करवाया हुआ है किसी भी गवर्नमेंट साइट उस पे सर्टिफिकेशन के अंतर्गत, तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। या फिर सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न। सेल्स टैक्स रिटर्न पहले होती थी STRs, या फिर अब इनकम टैक्स रिटर्न्स होती हैं सेल्स टैक्स रिटर्न के जरिए। अब तो खैर GST से सारा कार्य होता है तो अब वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन पहले जो प्रोविजंस या फाइनल CA टेस्ट, अगर आप प्रोविजनल दे रहे हैं तो वो CA टेस्टेड होनी चाहिए, या फिर अगर आप फाइनल यानी कि जो फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रोविजनल और फाइनल में फ़र्क क्या है? प्रोविजनल वो होती है कि मैंने वो सारे जो उसकी फिगर्स थी अपने 1 साल के यानी फाइनेंशियल ईयर्स के अंतर्गत, जैसे कि अगर इस समय 2022 चल रहा है तो मार्च 2021 जो मेरा क्लोज हो चुका है वो फिगर्स तो फाइनल हो चुकी हैं। प्रोविजनल्स क्या होती हैं कि अगर मैं अप्रैल 2022 में बैठा हूं या हम अप्रैल 2022 में होते तो मार्च 2022 तक की जो मेरे फाइनेंशियल्स क्लोज हुए हैं वो फिगर्स मेरी फाइनल तो हैं, लेकिन वो एक्चुअल में प्रोविजंस कही जाएंगी, क्योंकि उसमें 3-4 महीने तक हम लोग देखते हैं कि कोई पेमेंट डिले है या कुछ इस तरीके से कोई भी फिगर्स उसमें प्लस माइनस हो सकती है जब तक कि उसकी पूरी तरीके से गणना या आकलन नहीं किया जा सकता, तो वो प्रोविजंस में आती है। फाइनल मतलब कि ये फिगर्स सर्टिफाइड है, ये फिगर्स अब चेंज नहीं होंगी, वो फिगर्स आपके जितने भी उसमें नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, तो वो फाइनल रिटर्न्स में कही जाती है। यहाँ पे CST यानी कि पहले सर्विस टैक्स रिटर्न्स होती थी, वैट है, GST सर्टिफिकेट है। GST सर्टिफिकेट अब चलता है तो आप वैट या CST की जगह आप GST सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं अपना। इसके अलावा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अथॉरिटीज़। प्रोफेशनल टैक्स जैसे कि कोई आप प्रोफेशनल टैक्स अपना पे करते हैं अथॉरिटीज़ को, या सर्विस टैक्स पे करते हैं, या सेल्स टैक्स पे करते हैं, लेकिन अब तो GST आ चुका है तो आप GST रिटर्न्स भी इसमें लगा सकते हैं। IEC सर्टिफिकेट या IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जो होता है हमारा, जो सर्टिफिकेशन होता है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का, जो DGFT द्वारा दिया जाता है यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा दिया जाता है, वो लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी कि आपकी जो एकल फर्म है, आपकी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसके नाम पे ये IEC सर्टिफिकेशन आपके पास अगर हो तो वो भी इसमें मान्य है। इसके अलावा कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न, नॉट जस्ट एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया नॉट जस्ट एक्नॉलेजमेंट। देखिए होता क्या है कि रिटर्न में पहले भी बता चुका हूँ कि 2 तरीके की सरल रिटर्न्स होती हैं। एक आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है जिसमें सिर्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं, आपकी सरल एक्नॉलेजमेंट लिखा होता है, और एक होती है आपकी फाइल्ड कंप्लीट ITR जिसमें नीचे बारकोड होता है, IP एड्रेस होता है, फाइल्ड रिटर्न की डेट होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बॉटम पे लिखी रहती है। वो ITR रिटर्न भी मान्य नहीं होती जिसमें नीचे लिखा रहता है रेड कलर से, डू नॉट सेंड दिस कॉपी टू CPC बैंगलोर। वो एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, वो सरल की आपकी एक डुप्लीकेट कॉपी है जो अंडर प्रोसेस है आपकी ITR। आपकी जो फाइनल रिटर्न होती है ITR रिटर्न, वो मानी जाती है जिसमें नीचे आपका बारकोड होता है, आपका IP एड्रेस होता है, डेट ऑफ फाइलिंग होती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बारकोड के साथ अवेलेबल होती है। दैट इज द कंप्लीट ITR और इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर है उसके नाम की, क्योंकि यहाँ पे अलग से तो कुछ होता नहीं है, एकल फॉर्म में यानी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में अलग से कोई ITR नहीं जाती, तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है उस पर्सन की ITR कंप्लीट इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज से एक्नॉलेज ऑथेंटिकेटेड हो। ऑथेंटिकेटेड कैसे होगी यहाँ पे? जब वो बारकोड होता है, दैट इज द ऑथेंटिकेशन प्रूफ, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही कोई यूटिलिटी बिल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल उस एड्रेस पे जहाँ पे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है वहाँ पे, या उसका वाटर का, जो कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ही अंतर्गत आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया। लैंडलाइन टेलीफोन बिल्स, लैंडलाइन टेलीफोन बिल्स में महानगर पालिका के जो फ़ोन नंबर्स हैं उन्हीं का बिल चलता है। एयरटेल, जियो, इन सब के पोस्ट पेड बिल नहीं चलेंगे, या टाटा का आपका बिल लगा हुआ है वो भी मान्य इतना नहीं होता। तो यहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन जब लिखा गया था इसके अंतर्गत, तो वहाँ पे महानगर टेलीफोन के बारे में ही लिखा गया था। अब यहाँ पे आरीज की अपनी इच्छा है कि वो 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट या 4 डॉक्यूमेंट पे सेटिस्फाई होती हैं, या फिर वो ये भी हो सकता है कि उन्हें लगता है या किसी बैंक या NBFC को कि 2 डॉक्यूमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे 1 डॉक्यूमेंट से भी काम चल सकता है। तो आरीज में
एट देयर सोल डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट ओनली वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ बिजनेस और एक्टिविटी, यानी कि एक डॉक्यूमेंट से भी वो इस पूरे प्रोसेस को सीडीडी को एक्सेप्ट और फर्निश कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पे आरईज अंडरटेक करेंगी सीपीवी यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन। अगर जैसे आपके जो भी डॉक्यूमेंट सेटिस्फाइड नहीं आ पा रहे, या 2 डॉक्यूमेंट नहीं है या 3 डॉक्यूमेंट नहीं है, जितने भी हैं मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं है, एक ही डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, तो ऐसे में तो सीपीवी यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन मैंडेट है, ताकि वहाँ पे बैंक्स का कोई भी अथॉरिटी का पर्सन, बैंक की कुछ अपनी एजेंसीज होती हैं जो सीपीवी वेरिफिकेशंस करती हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन, वो आपकी प्लेस पे आके उस जो प्रोप्राइटर है उसके प्लेस पे आके वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, आसपास के लोगों से पूछती हैं कितने साल से आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे सीपीवी जब की जाती है, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन जब की जाती है, तो जो बैंक की जो एजेंसीज होती हैं, या बैंक कर खुद भी जा सकता है, लेकिन अधिकतर जगहों पे बैंक्स अपनी एजेंसीज के द्वारा ये कार्य संपूर्ण कराते हैं, फर्निश कराते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन यानी सीपीवी कंडक्ट होती है। वहाँ पे पर्सन जाता है, आपके प्लेस पे जाके वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए हैं। यानी कि आसपास के लोगों से पहले वो पूछता है कि ये पर्सन यहाँ पे, ये फर्म कितने टाइम से काम कर रही है, रेंटेड है, इनका अपना है, किस तरीके का काम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की जाती है। प्लस फिर वो आपकी शॉप पे आते हैं, या आपके जो भी आपका यूनिट है प्रोप्राइटरशिप, वहाँ पे जाते हैं, और आपसे वो डॉक्यूमेंट्स या कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें लेनी होती है, जैसे आपके बिल्स, आपकी जो भी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की स्टैम्प के साथ कोई डिक्लेरेशन, ये जो भी लेना होगा, वो अपने हिसाब से आरईज के अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो वहाँ पे जाके एकत्रित करेंगे। तो ये थे वो सारे डॉक्यूमेंट जिनकी जानकारी मैंने आपको दी कि वो किस तरीके से सीडीडी यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म को परिभाषित, एग्जामिन और प्रोसीड करेंगे। आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। और आने वाली वीडियो में मैं आपको लीगल एंटिटी से रिलेटेड सीडीडी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो अगली वीडियो तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।